देखो अब ना, अगर हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर में दो केसेस आया करेंगे। क्या? एक तो होगा कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शेल विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इन तीनों का एक केस बनेगा और एक केस बनेगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इन दो केसेस की बात करेंगे। कैसे? क्यों? अगर एक शेल है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसको हम कुछ भी चार्ज दे देंगे तो सारा का सारा चार्ज कहां जाता है? सरफेस पे आ जाता है। अभी तक हमें हल्का सा आइडिया कि सरफेस पे आ जाता है। क्यों? क्यों आ जाता है सरफेस पर? क्योंकि रिपल्शंस की वजह से। और कोई अच्छा रीजन दे? इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, पूरा कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी में हर जगह फील्ड जीरो होती है। तो किसी भी छोटे से वॉल्यूम को अगर हम गॉसियन सरफेस ले लेंगे तो उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो, तो ई डॉट डी एस का कंप्लीट इंटीग्रेशन जीरो। रिजल्ट नहीं, हाँ, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है। कहां से आया? गलत बात, ऐसा नहीं है। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होने का रीजन हमने लास्ट चैप्टर में दिया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर फील्ड पोटेंशियल वाले चैप्टर में। क्योंकि हमने कहा था अगर कंडक्टर में बाहर कोई फील्ड नहीं है तो कंडक्टर में फील्ड नहीं है, बट जैसे ही बाहर किसी डायरेक्शन में फील्ड आती है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आने की वजह से एक ऑपोजिट में फील्ड शुरू होती है। वो फील्ड बढ़ते बढ़ते जब वो फील्ड ऑनगोइंग फील्ड के बराबर हो जाती है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना जीरो हो जाता है। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स जीरो, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट, हेंस किसी भी अंदर के इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स जीरो, तो अंदर बॉडी के अंदर फील्ड जीरो। सो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर हवा, वैक्यूम वगैरह है, वहां फील्ड जीरो नहीं होगी, बट कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर तो फील्ड जीरो होनी ही कंपलसरी है। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन में नैनो सेकंड्स लगते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करते, ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे होते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। सो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हर जगह पर फील्ड कितनी है? जीरो। उस लॉजिक से अब हमने गॉसियन सरफेस ली, तो किसी भी गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड जीरो, ई डॉट डीएस की वैल्यू जीरो, अंदर पे चार्ज जीरो। सो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट चार्ज जीरो ही रहेगा हमेशा। डन? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जीरो रहेगा तो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? सरफेस पर। सो अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी होता तो चार्ज हम कितना भी डाल देते, प्लस या माइनस, सबका सब सरफेस पे चला जाता, नो प्रॉब्लम। फिर है नॉन कंडक्टिंग शेल विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब जो शेल है वो नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग में मैं चार्ज कैसा रख सकता हूं? सारा का सारा एक जगह पे भी रख सकता हूं और सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूं। तो अगर उसमें भी मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं चार्ज को तो ये तीनों केसेस सेम हो जाएंगे। तीनों में अगर क्यू चार्ज दूं तो तीनों में सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तीनों मिलकर एक केस बनते हैं। दूसरा केस क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस टाइम पर सॉलिड स्फीयर है। स्फीयर हमने लिख दिया है तो हमें लिख देना चाहिए था यहां पर सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब इसके अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो हम इन दोनों की वजह से फील्ड की बात करेंगे। नॉन कंडक्टिंग शेल विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय शेल? हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर पे थ्रू आउट दी सरफेस चार्ज रख दिया, सेम ही चीज तो है। तो ये दोनों अलग अलग केस बन गए, ये तीनों का एक और उनका एक। लास्ट क्लास में जो हमने फील्ड निकाली थी वो किसकी वजह से निकाली थी? शेल की वजह से। तो शेल के अंदर फील्ड जीरो और बाहर फील्ड कैसे आई? एज इफ टोटल चार्ज सेंटर पे रखा है। तो तीनों केसेस के लिए सेम है।
आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इसके लिए, ठीक है, कि एक शेल है, सॉरी एक स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी. सो सॉलिड स्फीयर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज कितना है Q और इसकी रेडियस कितनी है R. टास्क नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द फील्ड एट एनी डिस्टेंस x. केस नंबर 1, E at x where x is greater than R. आउटसाइड द स्फीयर, अगर मुझे किसी भी डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा और कितनी फील्ड आएगी. एक ही तरीका गॉसियन सरफेस. अगर जो फील्ड यहां पर होगी वही x डिस्टेंस पर यहां पर भी फील्ड होगी, वही x डिस्टेंस पर यहां पर भी फील्ड होगी और वही x डिस्टेंस यहां पर भी फील्ड होगी. सो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस, ऐसी गॉसियन सरफेस ले लूं तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड सेम होगी एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी बाय सिमेट्री रेडियली आउटवर्ड. सो किसी भी छोटे के लिए E और एरिया के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, ठीक है ना, एरिया बाहर होता है. तो E डॉट ds में cos 0 1. सो E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर is equals to charge enclosed by epsilon naught. So E is equals to Q upon 4 pi epsilon naught x square, जो कि क्या आ गया KQ by x square. See ऐसा आया as if the complete charge is at the center. So outside the sphere के लिए अभी भी सेम ही रिजल्ट आया है, जैसे पूरा का पूरा चार्ज हमने सेंटर पे रख दिया हो. बट इनसाइड के लिए क्या आएगा, इसके बारे में बात करेंगे. इसी के अंदर केस 2, E at x where x is less than R. x अगर रेडियस से कम है तब क्या करेंगे. भाई बंद करो मोबाइल. E at x where x is less than R. अब हम यहां पर निकाल रहे हैं, सो कैपिटल, इसको y लिख देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो. E at y where y is less than R. सेम चीज गॉसियन सरफेस इस टाइम पर ये वाली ले लेंगे, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस आ गई. इस गॉसियन सरफेस के लिए अब ध्यान देना हर पॉइंट पर फील्ड बाहर ही होगी. तो E डॉट ds वाला जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड में फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा E इंटू 4 पाई वाई स्क्वायर. E इंटू 4 पाई वाई स्क्वायर. अब इस पूरे स्फीयर में चार्ज है Q, इसमें कितना चार्ज है Q. तो इतने से स्फीयर में कितना चार्ज होगा, इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू चार्ज, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका वॉल्यूम अपॉन चार्ज, सॉरी इसका, इस पर चार्ज अपॉन इसका वॉल्यूम. क्या कर रहा हूं मैं, 4/3 पाई वाई क्यूब में कितना चार्ज है, अगर 4/3 पाई आर क्यूब में Q चार्ज है. यहां से निकाल दो चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई वाई क्यूब, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो यहां से आ जाएगा 4/3 पाई वाई क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू, ठीक है. सो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E विल बी इक्वल्स टू KQ y बाय आर क्यूब. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आया, यहां पर फील्ड कैसी आई है, प्रोपोर्शनल टू y. सो अगर हम फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x का कर्व बनाएंगे तो कर्व ऐसा आएगा, इनिशियली स्ट्रेट लाइन एंड फाइनली KQ बाय आर स्क्वायर. सो फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, फील्ड जो है वो सेंटर पे कितनी होती है, सेंटर पे फील्ड कितनी है 0. सेंटर से फील्ड बढ़ती जाती है उसके रेडियस तक और उसके बाद फिर घटती जाती है. ये स्ट्रेट लाइन है, ये 1/y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, नोट कर सकते हो आप. तो अगर हम स्टार्ट से बात करें, हम लोग गॉस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक सिस्टम में
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्ट में निकाली थी पॉइंट, देन फाइनाइट लाइन, उसको हमने इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद एक डिस्क की वजह से निकाली थी, उसको भी इनफाइनाइट कर दिया था। फिर उसके बाद शीट, वही शीट वाला पार्ट तो हो ही गया। देन उसके बाद स्फीयर वगैरह के लिए फील्ड, स्फीयर वगैरह के लिए हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से फील्ड नहीं निकाली थी, हम लोगों ने बोल दिया था गॉस लॉ में निकालेंगे। वहां हमने एक इंटीग्रेशन बना के छोड़ दिया था जो कि टफ रहेगा, वो इसीलिए छोड़ दिया था कि हम यहां पर करें। अब यहां पर जो हमने फील्ड निकाली है गॉस लॉ के अंदर, सबसे पहले इनफाइनाइट वायर के लिए निकाल दी, शीट के लिए निकाल दी, कंडक्टिंग स्लैब के लिए निकाल दी, स्फीयर में अगर हम बात करें तो हॉलो के लिए निकाल दी, और सॉलिड के लिए निकाल दी, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। डन। इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब एक चीज और भी आएगी, अगर हमें दे दिया जाए एक स्लैब है जो कि इंफिनिटी को जा रही है, इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी और उधर भी इंफिनिटी, ठीक है ना, एक स्लैब है। और ये जो स्लैब है ना वो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग स्लैब। अभी हमने पढ़ा था शीट और कंडक्टिंग स्लैब पढ़ लिया था, अब है नॉन कंडक्टिंग स्लैब। इस नॉन कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो चार्ज भरा है उसको देखो किस फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दे सकते हैं रो, या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया भी दे सकते हैं। बट उसका मतलब क्या होगा समझना, अगर उन्होंने बोला है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका मतलब सिग्मा दे दिया है, मतलब जो स्लैब है, मतलब इस स्लैब में अगर मैं कोई भी एरिया ए ले लूं, इसके करस्पॉन्डिंग वहां भी ये वाला जो वॉल्यूम आएगा, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना है, सिग्मा ए। समझ में आई बात। अगर चार्ज पर यूनिट एरिया दे दिया तो यूनिट एरिया के करस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम होगा उसमें चार्ज है सिग्मा ए। सिमिलरली यहां पर चार्ज पर यूनिट लेंथ भी दे सकते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होगा, अगर मैं यहां से कुछ तो एक्स लेंथ पे जाऊं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पे जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा एक्स। ठीक, समझने की कोशिश करना कि जब भी इनफाइनाइट सी स्लैब वगैरह हो उसमें चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या। ये इनफाइनाइट सी शीट है, इनफाइनाइट शीट में चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है, एक्स के करस्पॉन्डिंग अंदर आओगे तो ये वाला जो एक सेक्शन बन गया, इस क्रॉस सेक्शन का पूरा ये दिया ही जाएगा। अगर तुम्हें देते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया तो इस लेंथ में कितनी लेंथ, तो वो इनफाइनाइट के लिए आएगा। इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो इनफाइनाइट रेक्टेंगल बनेगा ना, उसको अंदर लेके आ जाओ, वो जो पूरा वॉल्यूम है उसमें चार्ज होगा। उसका मतलब ये होगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज पर यूनिट एरिया क्या दिया है उसको डील करना आना चाहिए पहली चीज। अब क्या लेना पसंद करोगे, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। लेंथ में करते हैं, डील करते हैं हम लोग, ठीक है, कि लेंथ। ओके, मान लो उन्होंने लैम्डा दे दिया हमको कि लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और हमसे बोलेंगे क्या, तो लैम्डा, सिग्मा, रो, तीनों की टर्म में डील करने की कोशिश करते हैं हम लोग। लैम्डा से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया जाएगा कि इसके सामने फील्ड निकालो। ये सेंटर वाली लाइन है, ये सेंटर वाली लाइन है, इस सेंटर से x डिस्टेंस पर फील्ड निकालो। केस नंबर 1, x इज ग्रेटर देन d/2 एंड केस नंबर 2, x इज लेस देन d/2, वेयर दिस इज d और यहां से x पर हमें फील्ड निकालनी है। ठीक है, सो पहले ग्रेटर देन d के लिए निकालें। सो ग्रेटर देन d के लिए हम क्या करेंगे, यहां से d डिस्टेंस दूर एक ऐसा एरिया ले लेंगे, ऐसी गॉसियन सरफेस बन जाएगी, बन जाएगी। अब हमें करना क्या है, जो यहां पर फील्ड वही यहां पर फील्ड, तो हम क्या बोलेंगे, E इंटू 2A। यहां से भी फील्ड बाहर निकल रही है, E इंटू ए फ्लक्स, यहां से भी फील्ड बाहर निकल रही है, E इंटू ए फ्लक्स, 2EA इज नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब अगर यहां पर लैम्डा दे दिया होता हमको, तो लैम्डा क्या है, एक्स लेंथ के करस्पॉन्डिंग
इनफाइनाइट लेंथ में चार्ज, तो हम उसको यहां पर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर यहीं सिग्मा दे दिया जाए या वॉल्यूम दे दिया जाए तो बात बन जाएगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर कोई एग्जामिनर हमें देगा तो सिग्मा या रो ही देगा। क्यों? अगर उसने सिग्मा दे दिया तो ये एरिया कितना है, ए, तो सिग्मा इंटू ए इज द टोटल चार्ज यहां पर। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ऐसे रेट मत करना कि सर शीट के सामने भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता था और इसके सामने भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया, सेम चीज आ गई। तो डायरेक्टली ऐसे रिलेट मत करना फिलहाल के लिए। वैसे है, वही मैंने समझाया था ना अभी। अगर कभी 3D ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा, लैम्डा या रो दे दिया, इसका मतलब क्या है? अगर उसने रो दे दिया तो किसी भी वॉल्यूम में ठीक है। अब उसने अगर सिग्मा दे दिया तो सिग्मा दे दिया मतलब सरफेस के ऊपर जो आउटर सरफेस है, अगर मैं उसमें ए एरिया ले लूं तो उस एरिया को अगर मैं अंदर तक के जाऊंगा, टाइम कितना हो रहा है? नेक्स्ट क्लास तक उसने दूंगा, ध्यान देना। हाँ, उस ए एरिया के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना आ रहा है? कुछ तो वॉल्यूम आ रहा है। अब अगर सिर्फ सरफेस होती तो इस पर चार्ज कितना होता? सिग्मा ए। तो यहां पर सिग्मा इसलिए दिया गया है कि उस ए एरिया के करस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम है उस पर चार्ज सिग्मा ए है। अगर सिर्फ सरफेस पर होता तो सिग्मा इंटू ए होता, चार्ज पर यूनिट एरिया। तुम समझ नहीं रहे हो इस चीज को। अगर दो सरफेस थी तो इसमें चार्ज सिर्फ इस सरफेस पे है और इस सरफेस पे है, तो इस पर कितना है? सिग्मा इंटू ए, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, दो चार्ज आ गए। अब क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया गया है? सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब समझो। यहां पर इन्होंने क्या बोला है? क्यू, कॉपी दिखाना। इसका मतलब क्या है? अगर इस टाइम पे सिग्मा दे दिया ना, इसका मतलब है अगर मैं यहां से कोई एक एरिया ले लूं ए, उस एरिया के करस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम होगा उस पर चार्ज सिग्मा ए होगा। समझ रहे हो ना? उसके करस्पॉन्डिंग जितना भी वॉल्यूम होगा, मतलब अगर मैं ग्लास टाइप लेके कट कर दूं तो जो वॉल्यूम आएगा उसमें चार्ज कितना आएगा? सिग्मा ए। इसका मतलब ये है। बिल्कुल गलत नहीं है। डिफाइन किया जाएगा ना उस तरह से क्वेश्चन को डिफाइन इस तरह किया जाएगा कि यूनिफॉर्म देयर इज अ स्लैब विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सच दैट द चार्ज ऑन द वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू एरिया ए इज सिग्मा ए। डिफाइन कर दिया जाएगा उस चीज को। अगर कंडक्टिंग है तो बीच में कुछ भी नहीं होगा, और नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर भी चार्ज होगा। बिल्कुल नहीं भूले, वही बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलूं, सब सुन, एकदम आ जाता। एग्जैक्टली। देख, जिसे रफ आइडिया बताऊं, ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं बाहर खींच दूं सम एल लेंथ, ठीक है, और बोल दूं ये क्यूबॉइड टाइप बन जाएगा। ये इसका मास है एम, तो आधे का मास कितना होगा? कैसे बोल दिया तूने? तो अब यहां पर आ गया, अगर इसका एरिया 50 था तो 50 एरिया के करस्पॉन्डिंग जो मास था, लेट्स से वो 100 केजी था, तो 25 एरिया के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 50 के करस्पॉन्डिंग, 50 एरिया के करस्पॉन्डिंग मास था 100 केजी, तो 25 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 50 केजी। 5 एरिया के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 10 केजी, एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया? उस मास को एरिया में डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? सिमिलरली यहां पर अगर इनफाइनाइट शीट है, ए एरिया के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा पूरे वॉल्यूम के अंदर वो सिग्मा ए होगा। ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। तो उस तरह से डिफाइन किया तो ये हो जाएगा। सिमिलरली इसी केस के अंदर अगर वो रो की टर्म्स में दे देता तो हम क्या करते? रो इनटू एरिया इनटू डी, ये जाता चार्ज, इनटू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2a, मतलब E इज इक्वल्स टू रो इंटू डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड आ जाती बाहर। अगर मैं रो की टर्म्स में बात करता, इसकी टर्म्स में बात करता, तो ये चीज आ जाती। डन। अब हम बात करते हैं इनसाइड की। इसमें बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहां से आइडिया क्या आ रहा है, यहां भी कांस्टेंट है बाहर और यहां भी कांस्टेंट ही निकल के आया बाहर, तो सेम ही चीज है। अब मैं बात करता हूं अंदर की। अगर मैं अंदर के करस्पॉन्डिंग कुछ भी कर दूं, अब आ जाएगा मेजर चेंज। अंदर के करस्पॉन्डिंग में बात करूंगा तो वॉल्यूम मेरा ये हो जाएगा। इस वॉल्यूम में यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा? EA,
और इधर से भी इधर ही निकलेगा EA। तो वंस अगेन अगर मैं यहां से बात करता हूं 2EA इज चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज कितना है रो x और x 2x इनटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया गया 2 से 2 गया, E इज इक्वल टू रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अगर मैं इन दोनों को कहां गया, इन दोनों को क्लब करके एक ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसा आएगा, फील्ड विल बी इनिशियली x के प्रोपोर्शनल, जो कि कहां तक जाएगी d/2 तक। जैसे ही x की वैल्यू d/2 होगी सरफेस आ जाएगी। सो d/2 तक तो फील्ड कितनी हो जाएगी, कुछ तो लीनियरली वेरी करेगी, और उसके बाद रो d/2 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं, अब उन्होंने बोला है x इज लेस देन d, अब यहां पर क्या आएगा E इंटू 2A इज इक्वल टू, अब यहां पर चार्ज निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, कैसे, अब ध्यान देना A एरिया के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आया वो कितना था A इंटू डी। सो A इंटू डी में जो चार्ज था वो कितना था सिग्मा A, और A इंटू 2x में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, A इंटू 2x में तो चार्ज निकालना है हमको, कितना होगा, तो यह आएगा A इंटू 2x इंटू सिग्मा A बाय A इंटू डी। A इंटू 2x, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे E इंटू 2A इज A इंटू 2x इंटू सिग्मा बाय D बाय एप्सिलॉन नॉट, A टू 2A सिग्मा x बाय D एप्सिलॉन नॉट। वंस अगेन x के प्रोपोर्शनल। यहां से भी अगर मैं कर्व बनाता हूं तो ऐसा आएगा, पहले स्ट्रेट लाइन और फिर कांस्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन कितनी होगी d/2, और d/2 पे जो फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और आगे भी कितनी आ रही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही चीजों से आंसर सेम निकल के आएगा अलग अलग टर्म्स के अंदर। अब करो नोट इसको, तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इस कंसेप्ट को कि हुआ क्या इसके अंदर। हमें क्या चाहिए था, एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट स्लैब y में भी और इधर z में भी, और उसकी वजह से x डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी थी। सो बाहर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसमें मेन चीज ये थी कि अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया जाए, चार्ज पर यूनिट एरिया दे दिया जाए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दे दिया जाए, तो कैसे डील करना है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी वॉल्यूम v इंटू रो कर दोगे चार्ज आ जाएगा। चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है, ए एरिया अगर है तो सिग्मा इंटू ए चार्ज होता है, तो सिग्मा इंटू ए चार्ज किस पर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम है पूरे में, तो इसके करस्पॉन्डिंग आधे में वॉल्यूम सिग्मा इंटू ए बाय आधा का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली लेंथ, लेंथ की बात कर दी तो नीचे से ऊपर जाऊंगा, किसी भी dx लेंथ के करस्पॉन्डिंग, dx लेंथ है तो लैम्डा इंटू dx, अब लैम्डा इंटू dx चार्ज किस में है, इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग पूरी इधर और पूरा अंदर, तो टोटल वॉल्यूम में है अगर ऐसा दे दिया जाए कभी भी चार्ज। सो इन दिस केस जो हम लोगों ने बात की थी, पहले हम लोगों ने लिया था इस साइड पे लिया है सिग्मा के करस्पॉन्डिंग और इस साइड पे लिया हम लोगों ने रो के करस्पॉन्डिंग। तो पहले हम सिग्मा के हिसाब से देखते हैं। सिग्मा के हिसाब से क्या निकल के आया, इस फील्ड यहां पर अगर मैं ए एरिया ले लेता हूं, जो फील्ड यहां पर है वही फील्ड यहां पर है, यहां पर फील्ड है ई, ई इंटू ए, ई इंटू ए, तो कितना फ्लक्स हो गया 2EA। दिस इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है, ए एरिया के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसमें चार्ज कितना है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि स्टैंडर्ड आता भी है। ये एक शीट की तरह ही बिहेव कर रहा है। अगर एक शीट पे सिग्मा चार्ज होता है तो कि वहां पर भी ऐसी होता है, सिग्मा के करस्पॉन्डिंग सिग्मा ए चार्ज होता है, यहां पर भी सिग्मा के करस्पॉन्डिंग सिग्मा ए चार्ज है। तो रफ आइडिया लगा सकते हो अगर रिलेट करना है, वरना करना नहीं चाहिए। तो इसके सामने फील्ड कितनी आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगली चीज है इसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड, इसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए हमने x और x, तो ये वाला और ये वाला, इसके बीच का यहां से E इंटू ए, ई इंटू ए, कितना हो गया 2EA। 2EA इज चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है वो ऐसे निकाला था हमने, एरिया इंटू डी के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज था वो सिग्मा इंटू ए था, तो एरिया इंटू 2x के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज है वो कितना है, यहां से हमने चार्ज निकाल दिया। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू 2x सिग्मा बाय डी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से फील्ड कितनी निकल के आ गई सिग्मा एक्स बाय डी एप्सिलॉन नॉट। क्या
भाई ये पता है ये चाहिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आती हैं चीजें, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस बाय एडी, आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से ए डी के अंदर अगर सिग्मा ए चार्ज है तो ए इंटू 2x के अंदर कितना होगा, कैसे निकालते हैं इसको, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, या फिर अगर ऐसे नहीं भी आया तो भी तू ऐसे कर सकता है, टोटल चार्ज कितना था, सिग्मा इंटू ए अपॉन कितने वॉल्यूम में है वो, ए इंटू डी, तो क्या हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू आवर वॉल्यूम, तो भी वही चीज आ गई, चार्ज आ गया। सो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से स्ट्रेट आ गया। इसी को मैं रो की टर्म्स में अगर बात करता हूं तो क्या होता है, E इंटू 2a, पहले वाले केस के अंदर चार्ज एंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है रो इंटू डी, तो रो इंटू डी इंटू ए, वॉल्यूम आ गया बाय एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू आ गई। अंदर के लिए चार्ज कितना आ जाएगा, रो इंटू 2x इंटू ए, रो इंटू 2x इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से भी निकल के आ गया। तो चाहे तुम रो की टर्म्स में देख लो, चाहे तुम उसको सिग्मा की टर्म्स में देख लो, फील्ड पहले तो कांस्टेंट आएगी फिर स्ट्रेट आ जाएगी। मुद्दे की बात यह है। आगे बढ़ रहे हैं अब हम। नाउ अगली चीज याद रखना, अब जितना भी हम फील्ड के लिए पढ़ेंगे उतना ही हमें पोटेंशियल के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड एंड पोटेंशियल सेम चीज है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, सेम चीज का ही मेजर देती है दोनों की दोनों चीजें। सो फील्ड हमने सबसे पहले किसकी वजह से पढ़ी, फाइनाइट वायर, फिर उसके बाद इनफाइनाइट वायर। सो अगर इनफाइनाइट वायर की वजह से, अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, फिर से जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसी से डील करेंगे दोबारा से। इनफाइनाइट वायर की वजह से सबसे पहले वैसे पॉइंट चार्ज होना चाहिए था, पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और x पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय एक्स, कीपिंग इन माइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट इंफिनिटी इज 0, तब है के क्यू बाय एक्स, वरना नहीं होता। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम लोग लाइन की बात। एक लाइन है लैम्डा चार्ज डेंसिटी, ऊपर से भी इंफिनिटी और नीचे से भी इंफिनिटी, पूछा जाए x डिस्टेंस पर फील्ड कितनी है, पता है हमको कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। अब पूछा जाए इस x पर पोटेंशियल कितना है, तो क्या करोगे, करो ट्राई। अगर पोटेंशियल एट x पूछ लिया जाए तो कितना निकालोगे तुम, करो, जो भी कर सकते हो करो। चलो ध्यान दो, तुम गड़बड़ी करोगे। मान लेते हैं एक पॉइंट है x1 और दूसरा पॉइंट है x2, और मैं निकालता हूं Vx, नहीं निकालूंगा, हम हमेशा पोटेंशियल में पहले चेंज निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, ठीक है ना। सो चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अब हर जगह पर फील्ड अलग अलग है, मान लिया किसी भी डिस्टेंस x पर जो फील्ड है वो कितनी है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, बाहर की तरफ जा रही है और हम बाहर जा रहे हैं, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x ई डॉट dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 का नेगेटिव, डेल्टा v इज माइनस ई डॉट डी आर। यहां से क्या आएगा, माइनस ऑफ लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 1 by x का इंटीग्रेशन ln x,
ln x माइनस ऑफ लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x2 by x1. दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x1 by x2, क्योंकि बाहर माइनस साइन था, माइनस साइन अंदर आती है, ln की चीज उल्टी हो जाती है. अच्छा सॉरी, गलत कर दिया. ठीक है, ये चीज होगी. सो v एट x2 माइनस v एट x1 इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x1 बाय x2. अब ध्यान देना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज. अगर यहीं पर हमको रेफरेंस लेवल इंफिनिटी मानना पड़े तो क्या होगा? रख सकते हैं, लेकिन कुछ फायदेमंद चीज नहीं आएगी, घटिया सी चीज आएगी. कैसे? अगर मान लो मैं x2 को इंफिनिटी रखता हूं तो क्या हो जाएगा? समथिंग बाय इंफिनिटी 0 और ln 0 माइनस इंफिनिटी. सो v एट x1 माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पे 0 है तो यहां माइनस इंफिनिटी आ जाएगा. तो कुछ सेंसिबल चीजें नहीं निकल के आएंगी. बेसिकली यहां से वहां का डिफरेंस इंफिनिटी टाइप का है. तो सेंसिबल चीज कब आएगी? जब मैं कोई रेफरेंस लेवल इंफिनिटी या 0 ना मानू, कुछ स्टैंडर्ड मानू. जैसे 5 मीटर पर कितना है? अगर 5 पर इतना है तो 10 पे कितना है? अगर 10 पे इतना है तो 100 पे कितना है? ये चीजें पूछी जाएंगी यहां पर. ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन की वजह से जब भी पोटेंशियल पर क्वेश्चन आएगा वो कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल पूछेगा ही नहीं. एग्जामिनर क्या पूछेगा? चेंज इन पोटेंशियल. और क्या क्या पॉइंट्स दे देगा खुद सोचो. एक जगह पर दे देगा x1 दे देगा e और x2 दे देगा e की पावर 5, लेट्स से, ताकि e अपॉन e की पावर 5 e की पावर -4 आ जाए और -4 बाहर आ जाएगा, ln की वैल्यू वो 1 हो जाएगी, तो ln के काम खत्म हो जाए. तो ऐसी वैल्यूज देगा तुमको. तो इनफाइनाइट वायर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछेगा दो पॉइंट्स के बीच में. वहां स्टैंडर्ड रेफरेंस सिस्टम काम नहीं करेगा. पोटेंशियल की बात हो गई. फील करने की कोशिश करना पोटेंशियल को. तो बेस्ट तरीका होता है जब भी पोटेंशियल की चीज आ जाए ना, अगर हमें ये चीज आती है, जब भी चेंज पूछे और हमें पता है डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, इससे बेस्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती. कभी गलत नहीं होगा आंसर. बट अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन हो कि एक पॉइंट की वजह से यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तब तुम अगर ऐसे करने बैठ रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना. समझो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जो हम पढ़ रहे हैं वर्ड बाय वर्ड सेम चीजें हों तो डायरेक्टली फॉर्मुला लगा दो, वरना इन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हें डिराइव ही करना पड़ेगा फॉर जेई मेंस एंड एडवांस. और नीट में कभी डिराइव करने की कोशिश ही मत करना. नीट में जब पेपर आएगा वो सीधे फॉर्मूला लगाना है. हाँ, एम्स के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगा ये डेरिवेशन प्रोसेस. वहां क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आते हैं, थोड़ा सा डिराइव करना पड़ता है. बट नीट में तो टू द पॉइंट क्वेश्चन होगा. अगर वहां डिराइव करने बैठ गए तुमने 5 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर दिया मतलब. और ऑब्वियसली ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है नीट के हिसाब से, नहीं पूछा जाएगा कभी तुमसे, पूछ ही नहीं सकते चैलेंज के साथ. रैप करूं नाउ. नीट में सिर्फ वही फॉर्मूले काम में आएंगे जो या तो तुमने किसी स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल में देख लिया हो या बेसिकली एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर, बस. द पॉइंट फॉर्मूले. नेक्स्ट, अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, अभी हम पॉइंट स्टार्ट हो गया, एक लाइन हो गया. लाइन के बाद अगला हमने फील्ड किसकी वजह से पढ़ी थी? शीट. तो अब शीट की वजह से क्या होगा? अगर एक शीट है और शीट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, तो ध्यान देना वहां ई क्या है? कांस्टेंट. कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो डी डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आ जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. काम खत्म. ठीक है ना, बिकॉज ई इज कांस्टेंट. ई डॉट डी आर में ई इंटू डी कर दो डायरेक्टली. बस शीट से जितना दूर जाओगे, अगर डी डिस्टेंस दूर गए तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी का पोटेंशियल डिफरेंस आया. वो चाहे यहां से डी डिस्टेंस हो या थोड़ी देर बाद डी डिस्टेंस हो या थोड़ी देर बाद फिर से डी डिस्टेंस हो, हर डी डिस्टेंस के लिए सेम डिफरेंस है. और अगर स्लैब होगी तो सॉरी, शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी और स्लैब के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. डन. पोटेंशियल की अगर हम बात करें. नेक्स्ट,
काम है एकदम, फील्ड सेम है, इक्वी पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल। अगर मैं स्लैब की बात करूं, यहां स्लैब है, यहां से यहां फील्ड आ रही है, तो फील्ड हमेशा पोटेंशियल, जिस डायरेक्शन में फील्ड जाती है उससे पोटेंशियल घटता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो यहां पर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगी, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहां पर भी है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहां पर भी है, तो फील्ड के परपेंडिकुलर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर अच्छी चीज क्या आएगी स्लैब के अंदर, अगर वो तुमसे पूछ ले इनफाइनाइट रो चार्ज डेंसिटी, ये डिस्टेंस कितना है d, और नॉन कंडक्टिंग with uniform charge density, taking the potential at the axis to be zero, taking the potential at the axis to be zero, find the potential at surface and find the potential at 5d from the axis। समझ में आई बात? सॉरी, एक काम करो, रुको, सरफेस नहीं, पहले तो करो d/4 और फिर निकालो 5d। ये दो किस शांत, देखो अंदर पर, भाई शांत, अंदर पर फील्ड कितनी है, ρx/ε0। सो ρx/ε0 इंटू dx, E.dx का इंटीग्रेशन का नेगेटिव फ्रॉम 0 to d/4 is equals to v at d/4 minus v at 0। ठीक है ना स्टैंडर्ड। v at 0 कितना है, 0, ये हमने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। तो v at d/4 जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ ρ/ε0 x²/2 और x² क्या हो जाएगा, d²/16 माइनस 0। सो आंसर आ जाएगा ρd²/32ε0 का नेगेटिव। अब इसके बाद मैंने कहां पर पूछा था, 5d सेंटर से, तो d/2 तो हो गया, अंदर क्या बचा 9d/2। सो 9d/2 में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, बाहर पर फील्ड कितनी आती है, अब रो की टर्म्स में बात करनी पड़ेगी, तो जो सरफेस पे फील्ड आती है, जब बात करें रो एक्स बाय ये एक्स और d/2, तो रो d/2ε0। सो रो d/2ε0 इंटू 9d/2, इतना और चेंज आ जाएगा, मतलब इतना और गिर जाएगा पोटेंशियल। वो कितना हो गया, ρd²/4, इतने से और गिर जाएगा। तो एट यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस ऑफ ρd²/32ε0 प्लस ρd², ये हो गया 5d पर। तो आ गया ना बेसिक अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है वो तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ये फॉर्मूला बनता ही नहीं। अगर ऐसे बनाने लग गए तो लिमिट ही नहीं बचेगी फॉर्मूलों की। तब ये चीज अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें प्रॉपर अप्रोच बेस्ड जाना पड़ेगा। अरे गलत कर दिया यार मैंने, सही बात है, ये d/4 तक निकाला। एक्चुअली अगले केस में हमें 0 से लेकर d/2 तक निकालना चाहिए थी, सही बात है, d/2 तक निकालना चाहिए था। तो d/2 तक निकालने के लिए by4 हो जाता, तो by8, तो by8 हो जाएगा, सही बात है। पहले 0 से d/2 तक निकालो और d/2 से आगे कांस्टेंट में गिरा दो। डन। क्या चीज, d/4 में कोई दिक्कत, शांत, हाँ 0 से 5d क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या सेम रेट से वेरी कर रही है, नहीं कर रही है। तो जहां जहां पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है मुझे अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो 0 से 5d के लिए हमें करना क्या पड़ेगा,
अगर मुझे 0 से 5d तक निकालना हो, ये होगा। बट क्या 0 से 5d तक मैं डायरेक्टली ई रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं। क्यों? 0 से d/2 तक अलग है और d/2 से आगे अलग फील्ड है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? माइनस ऑफ 0 से d/2। फील्ड कितनी थी? रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू dx। इतना तो पोटेंशियल यहां गिर जाएगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट फील्ड है और पोटेंशियल कितना गिरेगा? माइनस ऑफ रो d/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 9d/2। इतना पोटेंशियल और गिर जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? v at 5d विल बी इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू d/2 माइनस 9 रो d स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो d स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट माइनस 9 रो d स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 19 d स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का नेगेटिव। ये है 5d पर पोटेंशियल। इन जनरल कहीं पर भी पोटेंशियल निकालने के लिए हमसे बोल दिया जाए, अंदर या बाहर हर जगह निकाल सकते हैं। अगर हम एक्सिस पे 0 ले लें तो यहां पर अच्छा तरीका क्या होता है? एक्सिस पर 0 लेना। अब यहीं पर कंडक्टिंग स्लैब होती तो सारा का सारा सरफेस पे होता, अंदर फील्ड 0 होती। अंदर फील्ड 0 मतलब जो सरफेस पर पोटेंशियल वही अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल, और सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर तो कांस्टेंट आएगा और बाहर वेरी करेगा।